ओपन कर दी, आवाज आ रही जी? डियर स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है? यस सर। यस सर। आज का हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम्स फॉर सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट ऑफ रूरल पोल्ट्री। टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम्स कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, व्हाट आर दोज प्रोग्राम्स on the basis of which we can sustain mean that we can support the rural poultry farm in our country. इसकी रीजन ये है कि पोल्ट्री जो है वो हमारे मुल्क के अंदर भी या पूरी दुनिया के अंदर भी अच्छी खासी पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ रूरल पोल्ट्री। दैट्स व्हाई पीपल से दैट के रूरल पोल्ट्री को भी वैसे ही पजीराई मिलनी चाहिए एज वी यूज्ड टू गिव इम्पोर्टेंस टू द commercial poultry. In most developing countries, rural poultry is still important and makes up more than 80%. बहुत बड़ी बात है कि कई ऐसे मुल्क हैं दुनिया के जहां पर रूरल पोल्ट्री जो है वो 80% उसका मेजर शेयर है इन द पोल्ट्री इंडस्ट्री जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसके अंदर इसका इतना ज्यादा शेयर है, जिसमें अफ्रीका के कई मुल्क हैं, एशिया पैसिफिक है, मलेशिया, इंडोनेशिया और लैटिन अमेरिका, मैक्सिको वगैरह, ये तमाम वो मुल्क हैं जहाँ पर तकरीबन 80% जो है वो पोल्ट्री जो है हमारे पाई जा रही है। पाकिस्तान के अंदर भी इसका तकरीबन 40% शेयर है। अच्छी खासी अमाउंट में जो है ये पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर ये इसका रोल है। रूरल पोल्ट्री कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू फूड सेल्फ सफिशिएंसी। मतलब फायदा क्या है कि ऑलरेडी पूरी दुनिया के अंदर फूड की कमी होती जा रही है, एनिमल प्रोटीन की कमी होती जा रही है, तो इसलिए ये इसका होना बहुत जरूरी है फॉर दी फूड सेल्फ सफिशिएंसी एंड पॉवर्टी एलिविएशन। गरीबी को भी दूर करती है। हर घर के अंदर 5-6 मुर्गियां हो तो वो पर फैमिली जो है दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एज अ पुअर फैमिली, क्योंकि वो अंडे बेच के, मुर्गियां बेच के कम से कम वो जो पॉवर्टी की लाइन है उससे वो अबव आ जाते हैं। एंड थर्ड इम्पोर्टेंस इज द जेंडर एम्पावरमेंट। जेंडर एम्पावरमेंट हैज बीन सेड इन दैट सेंस कि यूजुअली वुमेन डू दिस वर्क। आमतौर पे उनको एक एहसास जो महरूमी है वो उनका ख़त्म होता है और उनके पास भी है कि हाँ हमारे पास भी कुछ ताकत है, हम भी घर के अंदर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रूरल पोल्ट्री। तो ये तीन जो है इसके बड़े मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा पजीराई दे रही है गवर्नमेंट पूरी दुनिया के अंदर, और देनी भी चाहिए। सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट कैन बी अचीव थ्रू वेल डिजाइन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं हो रही भी कि अंडे अगर वो 70 दे रही है तो वो 70 ही दे रही है, और उसका गोश्त अगर हमें तैयार मिलता है तो वो 6 महीने में मिलता है। तो वो कहते हैं हमें इन किस्म की चीजों की जरूरत है जिसकी वजह से हम ये जो है वेल डिजाइन डेवलपमेंट प्रोग्राम करें। जब वेल डिजाइन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात होती है तो इससे मुराद ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं कि ऐसे प्रोग्राम हम करें जिसकी वजह से इसके नंबर ऑफ एग्स बढ़ जाए, उसका अंडे का वजन बढ़ जाए। तो ये वाले प्रोग्राम हमें करने की जरूरत है जिसके बेस के ऊपर वी कैन इम्प्रूव द रूरल पोल्ट्री। नीड फॉर सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। एक ऊपर तो ये वाली बात है कि नीचे को कहते हैं नीड फॉर सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लानर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। होता क्या है कि जब हम किसी चीज को इम्प्रूव करते हैं तो हमारी कोई पॉलिसी नहीं होती बिना, तो जिसने एक बंदे ने काम कर दिया उसके बाद वो पॉलिसी उसकी खत्म हो गई। तो कहने से ये मुराद है जैसे हर मुल्क की कोई ना कोई पॉलिसी होती है। आपने सुना होगा अयूब खान के दौर के अंदर 5 साल जो है वो डेवलपमेंट पॉलिसी होती थी कि अगले 5 साल आप क्या करना चाहते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग से ये मुराद है कि हमने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट के लिहाज से ऐसी प्लानिंग करें जो कि आइंदा आने वाले दौर के अंदर वो इम्प्लीमेंट रह सके, हम उसके साथ जो है वो कोई ऊंच नीच ना कर सके। जो हमें लाइन ऑफ एक्शन दिया गया है, मतलब इदारों के लिहाज से, उनकी कैपेसिटी के लिहाज से, उनकी प्लानिंग के लिहाज से, और जो पॉलिसी मेक की गई, पॉलिसी जो होती है वो हमेशा फ्यूचर को ज़हन में रख के बनाई जाती है। तो ऐसी पॉलिसी हम वजह करें जिसके बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि हाँ जी हमारी रूरल पोल्ट्री जो है वो अगले 5 साल में से एग्जाम्पल 10 लाख हो जाएगी, उससे अगले 5 साल में हम 20 लाख कर लेंगे, उससे अगले 5 साल के अंदर हम 30 लाख कर लेंगे। वो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख करने के लिए आपके पास पॉलिसी क्या है?
आपने क्या अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग किया, आपने क्या प्लानिंग किया, आपने लोगों के साथ आपके रवाबित कैसे रहे हैं। तो इस सारी लाइन का ये मतलब है कि जब आपने इसको इम्प्रूव करना हो तो आपके पास ये वाली चीजें जो है वो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो होना चाहिए। Rural poultry production. In all developing countries, many people keep small numbers of poultry for home consumption, occasional sales. This practice was termed village rural poultry. तो जब आपको विलेज या रूरल पोल्ट्री को पूछता है तो वो यही वाला है कि तमाम जो डेवलपिंग कंट्री है, तरक्की पजीर कंट्रीज हैं, वहां पर लोग स्मॉल नंबर ऑफ, ये स्मॉल नंबर मे बी फ्रॉम 5 to 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कैपेसिटी और द स्पेस अवेलेबल फॉर दीज बर्ड्स टू कीप ऑन देयर। लेकिन मकसद ये है कि तमाम वो लोग जो कि इतने नंबर ऑफ बर्ड्स को रखते हैं अपने घर की कंजप्शन के लिए, रेज से एग्जाम्पल रोज के 4 अंडे आ गए, फैमिली ने खा लिए, या कभी कभार किसी ने ईद शबरात के ऊपर या कोई ऐसे ईस्टर का प्रोग्राम आ गया, क्रिसमस का आ गया, वहां पर उन्होंने इसकी कोई सेल्स कर दी। दिस प्रैक्टिस को हम वो विलेज या रूरल पोल्ट्री प्रोडक्शन कहते हैं। फिर एक दूसरी टर्म निकली थी स्कैवेंजिंग, term to describe feed supply of this production system and became almost synonym with the, इसमें और इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। स्कैवेंजिंग का आमतौर पे लफ्ज हम वहां बोलते हैं जहां हम उसकी फीड सप्लाई जो है वो इतनी ज्यादा प्रॉपर नहीं करते, हम बर्ड को बाहर भेज देते हैं, खुद ही घास में से कीड़े वगैरह, हर्ब्स वगैरह, जम्स वगैरह, वट एवर जो उसकी लाइकिंग है उसको खा ले। तो ये स्कैवेंजिंग पोल्ट्री या रूरल पोल्ट्री, ये सिनामन एक दूसरे के एक लिहाज से आप उसको स्कैवेंजिंग पोल्ट्री भी कह सकते हो, रूरल पोल्ट्री भी कह सकते हो, विलेज पोल्ट्री भी कह सकते हो। Increasing urbanization has made the keeping of small number of birds in urban and peri-urban area most common. Increasing urbanization, आपको भी पता है कि शहर बढ़ते जा रहे हैं, वो जगह जहां कभी जो है वो शहर बढ़ते जा रहे हैं, वो जगह जहां कभी फसलें वगैरह उगाई जाती थी, अब वहां पर जो है वो बड़े बड़ी हाउसिंग स्कीम्स बन गई हुई हैं। तो उसके वजह से क्या हुआ, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हैज मेड द कीपिंग ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पोल्ट्री इन अर्बन एंड पेरी अर्बन, जिसकी वजह से अब शहरों में भी लोग रखना शुरू हो गए हैं। और अर्बन से ये मुराद है जैसे लाहौर है, इसके इर्द गिर्द का पेरी अर्बन एरिया, शरदपुर कह सकते हो, रायमंड कह सकते हो, और ये शादरे के इलाके जो ये कह सकते हैं, पेरी अर्बन से ये मुराद होती है। तो जब अर्बनाइजेशन हुई तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शहरों के अंदर भी और पेरी अर्बन एरियाज के अंदर भी जो है इनको ज्यादा रखना शुरू कर दिया। इफ दे आर हाउस्ड ऑल और मोस्ट ऑफ द टाइम द सिस्टम इज ऑफन कॉल्ड बैकयार्ड पोल्ट्री। अगर आप उनको घर के अंदर ही रखते हो, घर के पिछवाड़े में रखते हो, तो फिर हम इसको बैकयार्ड पोल्ट्री कह देते हैं। ठीक है, ये फर्क याद रखना। रूरल पोल्ट्री जनरलाइज्ड टर्म है, बैकयार्ड पोल्ट्री से ये मुराद है कि जब आप उन तमाम को अपने घर के अंदर रखते हो हर वक्त, तो आप उनको बाहर नहीं रखते, तो फिर हम उसको बैकयार्ड पोल्ट्री कह देते हैं कि हर घर के पीछे कोई ना कोई सहन होता है जहां पर आप इस पोल्ट्री को रख सकते हैं। इस बेस के ऊपर हम इसको बैकयार्ड पोल्ट्री बोल देते हैं। फैमिली पोल्ट्री, term which describes the variety of small scale poultry production system that are found in rural, urban and peri-urban, ये पेरी है, गलती से पेन लिखा हुआ, पेरी-अर्बन एरियाज ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, उसको भी कहते हैं कि कुछ लोग फैमिली के तौर पे इसको बिजनेस के तौर पे लेते हैं, जिसमें बहुत सी वैरायटी ऑफ स्मॉल स्केल पोल्ट्री प्रोडक्शन की। स्मॉल से यही मुराद है कि आप 100 भी रख सकते हो, 200 भी रख सकते हो, आप 5 भी रख सकते हो, आप 10 भी रख सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस एंड योर रिसोर्सेज। तो इसको हम फैमिली पोल्ट्री भी कहते हैं। द स्पीशीज ऑफ बर्ड्स दैट आर केप्ट, द मैनेजमेंट एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस एंड द कॉमन साइज ऑफ फ्लॉक्स में वेरी अमंग रीजन एंड कंट्री। वही जो मैंने शुरू में बताया, अगर जापान की हम बात करें, जापान में जगह बहुत महंगी है, वहां पर इतने ज्यादा लेवल पे नहीं होगा। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज क्योंकि खुले खुले हैं, बड़े बड़े उनके एरियाज हैं, जनूबी अफ्रीका की अगर हम बात करें, साउथ अफ्रीका की, तो लार्ज कंट्री वहां पर ये ज्यादा होगा। तो इसके मुराद ये है स्पीशीज ऑफ बर्ड दैट आर केप्ट, the management and feeding practices and the common size of flock may vary among region। जहां पर हरियाली सब्जा होगा वहां पर लोग ज्यादा रख लेंगे, जहां पर there will be scarcity of this feeding वहां पर लोग कम रखेंगे। So it all depends upon the region and countries।
Chicken are kept almost everywhere, while ducks, turkeys, and guinea fowls are important somewhere. मतलब चिकन तो हर कोई रखता है, लेकिन इनको भी रखने के लिए, बतखों को, टर्की को या गिनी फॉल्स को, ये कई कई मुल्कों में इनकी वैल्यू है, कईयों में नहीं है। जैसे टर्की की अमेरिका में बहुत ज्यादा है। थैंक्स गिविंग डे जब आता है तो वो लोगों को टर्की के साथ सर्व करते हैं। हमारे मुल्क में अभी इतना नहीं है। हमारे मुल्क में डक सब रिसेंटली इम्प्रूव होना शुरू हुई है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो इसी को करते हैं। द लेवल ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स फॉर फीडिंग एंड हेल्थ इज यूनिक। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, द लेवल ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स फॉर फीडिंग। फीडिंग के लिहाज से जो मर्जी इनको दे दो ना, इनके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं होती। क्यों? कि इनका जेनेटिक मेकअप ऐसा नहीं है। जेनेटिक मेकअप ऐसा नहीं है, और जेनेटिक मेकअप जो है वो किसी भी चीज की इंप्रूवमेंट के लिए उसका 80% होना जो है बहुत ज्यादा होता है। एंड हेल्थ इज यूरी लो, और फिर उसके बाद है कि बीमारियां, जो इनका स्टेटस है उसके भी लोग केयर नहीं करते। आ गया टीका लगाने वाला तो टीका लगवा लिया, ना आया तो ना से, तो ये वाला एक थोड़ा सा इनके अंदर मसला बनता है। बर्ड्स आर जनरली ऑफ नॉन डिस्क्रिप्टिव टाइप। इन बर्ड्स को हमको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जैसे हम बाकी कहते हैं आर आई आर है, रोड आइलैंड रेड है, लेकिन इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि इतनी मल्टीपल इनके अंदर वो मेटिंग हो चुकी है, तो हम किसी बर्ड को जो डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना, उसकी कोई खसूसियत जो है हमारे नजदीक नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन सिस्टम हैव बीन कैटेगराइज्ड, मतलब ये तीन में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रेडिशनल स्केवेंजिंग, बैकयार्ड और विलेज पोल्ट्री। बैकयार्ड उस सूरत में जब आप उसको नहीं निकालते, स्केवेंजिंग में अगर आप उसे निकालते हो, या विलेज, तो ये सिनोनिम है एक दूसरे के साथ जो है, ये हम इसको मिक्स भी कर सकते हैं। सेमी स्केवेंजिंग, सेमी स्केवेंजिंग आप उनको सुबह के शाम बाहर खोल देते हो और शाम को उसको घर के अंदर ले आते हो और कुछ उसको अपनी फीड डाल देते हो। स्मॉल स्केल इंटेंसिव सिस्टम के आपने उनको बाहर निकालना ही नहीं, आपने घर के अंदर ही उनको एक फार्म बनाया, वहीं पे आप उसका खाना पीना करते हो। Common features of all these poultry production system are that they are usually practiced by women. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने ये ऊपर सिस्टम हमने जिक्र किया, ये सब की सब आम तौर पे औरतें करती हैं, बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल नॉलेज। वो नॉलेज जो अगर एक औरत करती है, उसने अपनी बेटी को बता दिया, उस बेटी ने आगे से अपनी बेटी को बता दिया, तो यूं करके सिलसिला चलता रहता है। ट्रेडिशनल नॉलेज उनके पास होता है, एंड दैट दे कंट्रीब्यूट एन इम्पोर्टेंट बट स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड। तो इस तरह से वो कहते हैं वो कंट्रीब्यूट तो करती हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, एक अहम कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बड़े थोड़े लेवल के ऊपर जो है वो हाउस होल्ड के इनकम के अंदर, लेकिन दे हैव देयर कंट्रीब्यूशन। डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर रूरल पोल्ट्री, क्या ऑब्जेक्टिव हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि क्यों ये करना चाहिए? जनरली 3 ऑब्जेक्टिव जिसको किया जाता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ विलेज पोल्ट्री प्रोडक्शन इज टू इंक्रीज इट्स कंट्रीब्यूशन टू, ये 3 है, पॉवर्टी रिडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी। पॉवर्टी रिडक्शन, दुनिया में जो मर्जी कुछ खुदा ना खासा, जैसे आजकल एंडेमिक आई हुई है, लेकिन लोग खाना नहीं छोड़ेंगे, इसलिए फूड सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा हिस्सा है कि खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो इंसान ने खाना तो है ना। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो उनकी गरीबी दूर की जाए, और दूसरा फूड सिक्योरिटी। जेंडर इक्विटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, कि मर्द और खवातीन बराबर है, वुमेन कैन आल्सो कंट्रीब्यूट एज मैन, दैट्स वाई इसको जेंडर इक्विटी बोलते हैं। और वो इनकम में हिस्सा बटाती हैं, और उनको एक एहसास एम्पावरमेंट होता है कि मेरे पास भी कुछ है। जिन्ना दे घर दाने उन्होंने दे कमले भी सियाने, ये वो बात है कि जब उसको पता हो कि मेरे पास भी 50-60 मुर्गियां हैं, तो वो भी कहती है कि हाँ मैं भी एक अमीर जाती हूँ, मेरे पास भी इनकम है। तो ये एक एम्पावरमेंट उनको देने के, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं टुवर्ड्स द इनकम जनरेशन ऑफ ए फैमिली। तीसरा है वेल बीइंग ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एक गांव के अंदर जब मुर्गियां रखी जाएंगी, वेल बीइंग से ये मुराद है उनकी सेहत अच्छी होगी, वो दूसरे लोगों के ऊपर अपना एज रखेंगे जिनके पास मुर्गियां होंगी, दे कैन सेल इट। और उसके बाद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि एनवायरनमेंट को भी वो अच्छा कर रही हैं, किस लिहाज से कि उनकी जो बीठें आएंगी, जो उनका फीसिस आएगा, वो एज ए खाद के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो वो जो है वो एक एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से भी अच्छा। हर घर के अंदर कोई ना कोई पौधे लगे होते हैं, अगर आपने खेतों में छोड़ी हुई है तो वहां भी आप ये कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आप एनवायरमेंट सस्टेनेबल जो है वो प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं।
दीज कैन बी अचीव, ये जितनी ऊपर बात की ऑब्जेक्टिव की हमने बात की है, ये अचीव थ्रू द फॉलोइंग स्पेसिफिक डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। क्या है? improve village poultry production and productivity is a sustain in a sustainable manner। मतलब जो भी हमने करना है उनको एक ऐसे तरीके से हम करें कि वो वाकई बावकार तरीके से सस्टेन कर सके, आगे बढ़ सके। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे मैंने आपको ब्रीडिंग की मिसाल दी कि ब्रीडिंग के लिहाज से मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हम जो है वो अपनी रूरल पोल्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। अडेप्ट विलेज पोल्ट्री प्रोडक्शन टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। दुनिया में देखो अगर चेंज आ रही है, लोग उनके अंदर ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनको अच्छी हाउसिंग दे रहे हैं, हमने भी वैसे ही करना है, हमने भी वैसे ही करना है। मेंटेन द डाइवर्सिटी ऑफ लोकल बर्ड्स, कि जो बर्ड जहाँ का है उसको वहीं रहने दो, उसको वहां से निकालोगे तो उसकी प्रोडक्शन है। जैसे असील है, मियाँ वाली के अंदर पाया जाता है, अगर मियाँ वाली के असील को आप मरी में ले जाओगे तो वो वहां ठंड से मर जाएगा। तो कहने से मेरा था कि मेंटेन द डाइवर्सिटी ऑफ लोकल बर्ड्स, जहाँ पर जो बर्ड है हमने उसकी जो है डाइवर्सिटी उसको मेंटेन करना है। improve access to markets and the supply of poultry and poultry processed to remote location that do not attract commercial। हर दुनिया के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कमर्शियल पोल्ट्री वाले नहीं जाते भी, तो हमें एक्सेस देनी है उन लोगों को उस मार्केट तक जहाँ पर हम जो है वो इसकी पोल्ट्री की प्रोडक्शन जो बढ़ा सके, जहाँ पर कमर्शियल पोल्ट्री प्रोडक्शन नहीं है। कहने से ये मेरा था, ये जो चौथा पॉइंट है, ये पॉइंट जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, ये बताता है कि यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है कि जहाँ पर कमर्शियल पोल्ट्री वाले नहीं पहुंच सकते, उनको वो महंगी पड़ती है अंडे पहुंचाना या ब्रॉयलर पहुंचाना। तो वहां पर जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल हम गिलगित या हुंजा के इलाकों की बात करें, अगर पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें, तो वहां पर हो सकता है इतनी कमर्शियल पोल्ट्री ना जाती हो, लेकिन अगर वहां पर लोकल मुर्गियां लोगों को दे दी जाए तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से उनको पाल सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं और उनकी पॉवर्टी एलिविएशन हो सकती है और एम्पावरमेंट भी हो सकती है। बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन विलेज। वो लोग जो ये काम कर रहे हैं यार, उनकी मदद करो। अगर वो 5 मुर्गियां पाल रहे हैं तो उनको ऐसा सिस्टम दो, ऐसे केज बना के दो, वो 10 डाल रहे हैं। अगर वो 100 पाल रहे हैं तो उनको 200 तक लेकर आओ, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करो। तो वो जब उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी तो वो दूसरों को बताएंगे, जिसकी वजह से रूरल पोल्ट्री जो है वो बढ़ेगी। रेज अवेयरनेस इन्फ्लुएंस लाइफ स्टॉक पॉलिसी टू प्रमोट विलेज पोल्ट्री प्रोडक्शन। उनको बाखबर भी करो कि गवर्नमेंट अब इसके लिए ये कर रही है, ये ब्रीडिंग प्लान कर रही है। जैसे हमारी जो मुर्गी जो है वो 70 अंडे देती है, लेकिन मिस्री आपने सुना होगा, वो जो है फ्यूमी जिसे हम बोलते हैं, वो 150 अंडे देती है। तो क्यों ना हम उनको ये कहेंगे आप ये वाली मुर्गी जो है वो लो, जिसकी वजह से आपका, तो ये इस किस्म की अवेयरनेस देनी इनको जरूरी है। वो बजाय वो साल में 70 अंडे लें तो वो वाली ब्रीड क्यों ना नहीं जो साल में 150 अंडे देगी। तो ये वाली अवेयरनेस देना भी उनको बहुत जरूरी है। अब वो स्ट्रेटजीज क्या है? स्ट्रेटजी क्या है? ऑप्शंस एंड टेक्नोलॉजीज फॉर अचीविंग द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। जो हमने डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव के पीछे बात की है, तो वो क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जिनके ऊपर कार्य करना चाहिए। तो ये 5 बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जिसके अंदर एनिमल हेल्थ आ जाता है, उसके बाद मैनेजमेंट आ जाती है, फिर ब्रीडिंग आई थी जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, मार्केटिंग को भी हमने कर दिया और नेटवर्किंग भी कर दिया। इन दो को मैं डिटेल से आपको बताता हूँ, बाकी के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे कैसे हम करते हैं। 5 फंडामेंटल्स है। आमतौर पे रूरल पोल्ट्री को जो डिजीज आती है ना, वो एनडी आती है, जिसको हम न्यू कॉसल डिजीज बोलते हैं या रानी खेत बोलते हैं। डिजीजेज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये ऐसी डिजीज हैं कि जब आ जाती हैं तो पोल्ट्री फार्म का सत्यानाश कर जाती है। माशी तौर पे फार्मर जब वो मर जाता है, उसकी कमर टूट जाती है। डिजीजेज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दैट काज हाई मोर्टेलिटी डिफर अकॉर्डिंग टू स्पीशीज। हर स्पीशीज का फर्क करती है, लेकिन ज्यादा बात हम इसकी करते हैं, ठीक है। In village chicken, the major health constraint in many developing countries Newcastle disease। ये जब डिजीज आती है तो 100% भी हो जाती है, 50% मोर्टेलिटी भी हो जाती है। सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स ऑफ एंडी, जो एंडी का वायरस होता है उसका जो स्ट्रेन होता है, आर केपेबल ऑफ कॉजिंग 100% मोर्टेलिटी इन अनप्रोटेक्टेड फ्लॉक। अनप्रोटेक्टेड फ्लॉक से ये मुराद है जिनको वैक्सीन ना हुई हो। तो जब उनको वैक्सीन नहीं होती भी तो उनकी मोर्टेलिटी जो है वो 100% हो जाती है। आपने कभी अब पता नहीं गौर किया होगा, गांव के अंदर रहने वाले लोग, वो एक बंदा आके वैक्सीनेशन का उनको टीका लगाया करता था, लेकिन अब थोड़ी सी दुनिया एडवांस हो गई है, एक्सटेंशन सर्विसेज काफी ज्यादा हो गई हैं। हर बड़े बड़े जिला के अंदर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहां पर वैक्सीन की सहूलत है।
या लोग खुद ला के मिल मिला के कम्युनिटी, किसी की 10 है, किसी की 15 है, किसी की 20 मुर्गियां हैं, तो वो एक वाइल जो जिसके अंदर से 100 का टीका लग जाता है वो लोग ला के मुर्गियों को पिला देते हैं। लेकिन मकसद बताने गया कि एनिमल हेल्थ की कवरेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूरल पोल्ट्री के लिहाज से, क्योंकि जब इनको एनडी आती है। और दूसरी हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा ऐसे हम बोलते हैं, ये लेस वाइड स्प्रेडर देन एनडी बट डज काज हाई मोर्टेलिटी इन चिकन एंड क्वेल। ये 1996 में 2004 या 5 में ये बहुत ज्यादा आई थी। तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा जो है चिकन के और क्वेल इसके फ्लॉक जो है ये सारे खत्म हो गए थे। तो मकसद यहाँ पे बताने का आपको यह कि एनिमल हेल्थ के लिहाज से इन दो डिजीजेस की वैक्सीनेशन जो होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जब एक दफा हो जाए तो देर इज ए कोलोसल लॉस, और फिर वो फार्मर जो है या स्टेक होल्डर जो है वो अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं हो सकता। Experience gained from anti-control activities involving live thermotolerant anti-vaccines has shown that sustainable program are composed of 5। अब कहते हैं ये जो एंटी कंट्रोल है इसमें अंदर ये 5 चीजें होना बड़ा जरूरी है। वो कौन कौन सी हैं? अप्रोप्रिएट वैक्सीन, थर्मोटोलरेंट मीन के गर्मी से बचाया जाए, क्योंकि उसकी जो चेन अगर आपने तोड़ दी तो वो वैक्सीन काम नहीं करती। अप्रोप्रिएट वैक्सीन अच्छा तुम्हारा अपना मोबाइल पे ऊपर ले ये तो डाल लेंगे, मैं ऊपर रखा है, मेरा सूट भी है, सरबत का भी है, नीचे गिरा है। अप्रोप्रिएट वैक्सीन्स है, वैक्सीन टेक्नोलॉजी एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, ये 3 चीजें बड़ी फंडामेंटल्स हैं जो बर्ड को करनी है। तो कौन सी वैक्सीन है आपने किल्ड करनी है, लाइव करनी है, वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म कहाँ है, वो कहाँ पर आएगी, कहाँ से आप उसको लेकर आओगे, व्हाट चेंज यू विल अडॉप्ट दैट। Effective extension materials and methodologies that target veterinary and extension staff as well as community vaccinators and farmers. Effective extension से ये मुराद है कि जब एक बीमारी आती है तो वो एक्सटेंशन, ये टोपी भी उधर दराज में रखो, आप इस दराज में रखो तुम्हारा। एक्सटेंशन सर्विसेज से ये मुराद होती है जब एक बीमारी किसी गांव में आती है तो वो वर्कर जो है वो दूसरे फार्मर को कन्वे, उनको एहतियाती तदाबीर बताएं और आप वेटरनरी अस्पताल और एक्सटेंशन वालों से राब्ता करें एज वेल एज कम्युनिटी वैक्सीनेशन फार्मर, क्योंकि जब ये बीमारी एक फॉर्म पर आएगी तो ये दूसरी कम्युनिटी को भी ले डूबेगी, इसलिए फौरन उनको एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए रिगार्डिंग बायोसिक्योरिटी। फातिमा का होगा, मेरा तो Simple evaluation and monitoring system for both technical and socio-economic indicators। इसको भी देखना चाहिए कि अगर लास्ट में बीमारी आई थी तो हेलो हाँ जी हेलो एवेल्युएट करें लास्ट टाइम की। जी बच्चे क्या बात है? सर वो उसने क्लास ज्वाइन की हुई बट उसका कॉल किसी और आ रही इसलिए आवाज नहीं आ रहा था। क्या दोबारा क्या ना? सर मैंने कहा कि उसने क्लास ज्वाइन करके मोबाइल अपना साइड पे रखा हुआ है इसलिए किसी और की कॉल सुन रहा है। ये तो उसको मना करो ना, कौन है वो? शर्मद है सर। तो उसको कहो ना करे ऐसे फोन, मैं बंद करता हूँ उसको फोन करके कह दो। कर रहे फोन उसे? ओके सर करते हैं। Should I continue? Yes, sir. Okay, simple evaluation and monitoring system for both technical and socio-economic indicators। ये भी देखने बड़े जरूरी हैं कि लास्ट टाइम बीमारी आई थी तो कितने मरे थे और मॉनिटरिंग सिस्टम कैसा था। मॉनिटरिंग सिस्टम से ये मुराद है कि बीमारी आने से पहले वैक्सीन वगैरह की तैयारी की गई और जब वैक्सीन होनी हो गई उसके बाद बर्ड की मोर्टेलिटी रुक गई है कि नहीं। तो ये दोनों टेक्निकल और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें बताएंगे कि हमें क्या स्ट्रेटजीज इन फ्यूचर में अडॉप्ट करनी चाहिए। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बेस्ड ऑन कमर्शलाइजेशन ऑफ द वैक्सीन। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी उसी सूरत में होती है कि जब आप किसी भी वैक्सीन को कमर्शलाइज लेवल के ऊपर करें। फॉर एग्जांपल आपने 5 बर्ड रखे हैं, वैक्सीन की वाइल जो है वो 100 की है,
तो ये अब फिजिबल तो नहीं रहेगी ना, इससे कोशिश ये करनी चाहिए कि वैक्सीनेशन सर्विसेज एंड मार्केटिंग ऑफ सरप्लस चिकन एंड एग्स, कि जो भी आपके पास वैक्सीन आती है सरप्लस होती है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, या आप कम्युनिटी के लिहाज से एक्सटेंशन सर्विसेज के लिहाज से आपस में आपके रवाबित हों, ताकि जो एक वाइल 200 या 500 की इस गांव में है तो वो तमाम के तमाम चिकन को वो लग जाए, ठीक है। और फिर मार्केटिंग में ये भी देखना कि आपके पास सरप्लस चिकन कितने, एग कितने हैं, ताकि उनकी प्रॉपर डिस्पोजल भी हो सके। Support and coordination by relevant government agencies for the promotion and implementation of vaccine program, और ये भी बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ सपोर्ट हो, कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन यही मुराद है कि आमतौर पे गांव के अंदर मस्जिदों में ऐलान कर दिया जाता है, या आजकल तो मोबाइल वगैरह आ गए हैं उसके ऊपर मैसेजेस आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से इनका अच्छे तरीके से वैक्सीन का लगना जो ये सबके लिए बेहतर हो जाता है, ठीक है। फिर आती है बात मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हम कहते हैं इम्प्रूव फीडिंग, मतलब जाहिर है जब हम उनको फीडिंग देंगे, लेकिन फीडिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी ब्रीडिंग। ब्रीडिंग जब होगी तो फिर फीडिंग जो है इफेक्टिव होगी। लेकिन वैसे हम कह सकते हैं कि उनको बैलेंस्ड डाइट देनी चाहिए, लेकिन बैलेंस्ड डाइट जो है वो काम नहीं करेगी जब तक कि हम उसकी ब्रीडिंग कैपेबिलिटी को हम जो है वो इम्प्रूव नहीं करेंगे। लो टेक्निकल मिनी हैचरीज हमारे पास जितनी भी हैं मैनेजमेंट के अंदर, कोई इतनी अच्छी वाली हैचरी नहीं है, मतलब वो जैसे हम कह सकते हैं कि हाँ जी उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ये भी गांव के अंदर बहुत बड़े मसले बनते हैं। और चौथा जो मैंने जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होगी तो बर्ड के अंदर होगा। और तीसरी ये और आखिरी बात कि एक्सेस टू मार्केट, कि उनकी जितनी ज्यादा मार्केट के अंदर उनकी एक्सेस होगी उतनी अच्छे भाव के ऊपर उनकी प्रोडक्ट बिकेगी, और टाइमली अगर वहां पर पहुंच जाए। तो ये 3-4 फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं जिसके बेस के ऊपर हम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आखिरी उसमें था कि नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से यही मुराद है कि अब तो मोबाइल का दौर आ गया है, यू हैव योर ओन ग्रुप्स। आपकी नेटवर्किंग इतनी इम्प्रूव होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट एक मार्केट में जा रही है तो मार्केट की डिमांड, क्योंकि हमारी पोल्ट्री की इंडस्ट्री जो है ना इसकी मार्केट डिमांड ड्रिवन है, डिमांड होगी तो आपको चीज मिलेगी। आपके पास चीज पड़ी हुई है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी इस चीज की डिमांड है, तो ये नेटवर्किंग का होना बहुत जरूरी है। आप फॉर एग्जांपल पिंडी में बैठे हुए तो आपको पता है कि गुजर खां वहां से तकरीबन कोई आधे पौने घंटे की ड्राइव के ऊपर है, कि वहां पर डिमांड ज्यादा है। तो आपका नेटवर्क इतना मजबूत होना चाहिए कि आप अपनी प्रोडक्ट को वहां पर टाइमली बेच सकें। इसी तरह लाहौर में रहने वाले अगर कोई है तो उसको पता शेखुपुर में मेरी डिमांड है, या रायवंड में डिमांड है, या शरदपुर के इलाके में मेरी डिमांड है। तो ये नेटवर्किंग अगर आपकी इम्प्रूव होगी या सस्टेनेबल होगी या स्टेबल होगी तो आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो टाइमली वहां पर पहुंचा सकते हो। तो दीज आर द फंडामेंटल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी हार्ड कि वो इस पोल्ट्री को जो है वो सस्टेनेबल। The sustainable poultry development programs are those that are built on the existing practices and capability of beneficiaries from the local community. जितने भी हमारे आजकल ये विलेज पोल्ट्री के डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये वो हैं जो कि आजकल एग्जिस्टिंग जो आजकल चल रहा है उसके ऊपर है, एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द बेनिफिशरीज फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी, जो भी वहां पर ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं। दे मेक एफिशिएंट यूज ऑफ लोकल अवेलेबल सोर्सेज, जिसमें फार्मर्स का नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस एंड फीड सोर्सेज, बिल्डिंग मटेरियल, इक्विपमेंट जो ऑलरेडी उसी के ऊपर चल रहा है। मतलब कहने से ये मुराद है इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ सकी। Objectives and activities of village poultry development program in the developing should relate to the perception, needs, priority. होना क्या चाहिए, आप फ्यूचर को एंटीसिपेट करो। जैसे हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा कमी है, हमें रूरल पोल्ट्री बहुत ज्यादा चाहिए, हमें चाहिए कि हम लोगों को बहुत ज्यादा दें। हमारी जरूरियात क्या है, हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, और हमारी सजेशन टू रेलेवेंट मेंबर्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी हम उनको बताएं, उनको इस तरफ लाने के लिए रागिब करें। तो ये वो वाली बातें हैं जिससे हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रूरल पोल्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। कंसिडरिंग डिफरेंट ग्रुप सच एज मेन एंड वुमेन, आदमी और मर्दों के ग्रुपों के साथ हमारी डिस्कशन हो, यंग एंड ओल्ड पीपल के साथ उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जाए। poorer and wealthier families, ये नहीं कि गरीब ही रखें, अमीर लोग भी रखें, एंड मेंबर्स ऑफ डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक कल्चर, जो हर इलाके के अंदर चौधरी बैठा है, अगर गाँव का कमी बैठा हुआ है, हर एक लोगों को हमारी ये अप्रोच होनी चाहिए। हम उनको बताएं कि रूरल पोल्ट्री जो है वो हमारे बच्चों की सेहत के लिए, हमारे लिए और ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक सेटअप को इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। Among a wide range of farm and off-farm activities, keeping poultry may compete with other activities, especially for women
and may not always have product. लेकिन होता क्या है, among a wide range of on farm and off farm activities, जो आप on farm पे activities करते हो या off के बाद करते हो, keeping poultry may compete with other activities. वो कहना भाजी गंदम लानी है, मैं ये वाला काम नहीं करूँ, मैं मकई उगाऊं, तो ये वाले भी सिस्टम आते हैं, तो इसमें फिर वो पोल्ट्री उनकी प्रायोरिटी नहीं रहती। तो ये हमें जरूरत है कि उनको इस हवाले से थोड़ा सा गाइड किया जाए। A well-designed investigation of the socio-cultural and economic environment of potential target communities should be therefore be undertaken. मतलब कहने से बिना तो लोगों को बिठा के समझाया जाए, उनके अफादियत बताया जाए, विडेड पोल्ट्री की क्या अफादियत है, तो then they agree to come on to this poultry farming. जी कोई क्वेश्चन हो तो पूछो बच्चों। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? Are you with me? Sir. Yes, sir. No Yes, question. sir. Yes, sir. हाँ जी, कोई सवाल जवाब? No question? Sir, kindly No, tell sir, please समझ आ गया। mid syllabus. दोबारा बोलो। Sir, kindly tell about the mid syllabus. मिड कब शुरू हो रहे हैं? Sir, after 2 to 3 weeks. चलो भी बड़ा टाइम है, बता देंगे। आज ही आपका छठा लेक्चर हुआ है, छठा के साथ आज कौन सा ही है? आज कितना लेक्चर है, किसी को पता? सातवां है मेरा ख्याल से सर। सातवां। बस मेरा हाल एक और हो जाएगा, उसके बाद हम कर लेंगे। सर पिछले जो लेक्चर हुए आप में से किसी ने घर में रखी हुई है मुर्गियां? एनीबॉडी? यस Yes, सर, sir. रखी थी, सारी की सारी इकट्ठी मर गई। यस सर। कितनी आपके पास? Yes, कितनी है? सर मेरे पास 10 है। कौन सी ब्रीड है? सर जी 4 मुर्गियां थी, एक मुर्गा था, तो वो सारी एक ही दिन इकट्ठी मर गई, पता नहीं क्या हुआ उनको। भी हैं, दूसरी आपने भी हैं। उनको नोट किया, अलामत क्या आई थी कि क्या इकट्ठी मर गई? कोई जेल में हो, कोई बात कब की बात है? सर उनको डायरिया हुआ था, बहुत पतले मोशन कर रही थी, हालांकि उनको मेडिसिन भी दी थी, तो लेकिन पहले दिन एक मुर्गी मरी है और अगले दिन मुर्गे समेत सारी मुर्गियां मर गई। नहीं, वैक्सीन वगैरह आपने करवाई थी उनको? नहीं सर, पता ही नहीं था इस बारे में। ये कब की बात है? जब पिछले सेमेस्टर की बात है। मार्केट से खरीदी थी? घर में लाने के कितने अरसे बाद मरी? सर जी ये तकरीबन 8-9 माह अच्छी खासी सर जवान हो गई थी मुर्गे। मैंने चूजे लिए थे, तो 10-12 चूजे लिए थे, उनमें से 6 सरवाइव किए थे, एक मुर्गा निकला, बाकी मुर्गियां थी सारी, तो 8-9 माह बड़ी अच्छी रही। उसके बाद नहीं, इस फिर दौरान मैंने आपको जो याद है जैसा कि आपको आपने बताया। वैक्सीन वगैरह उनकी करवाई थी? नहीं सर, नहीं, कोई वैक्सीन नहीं करवाई थी, यही तो गलती हुई। नहीं, ये तो वही तो पड़ गई होगी बीमारी, अदरवाइज तो वैसे इस एज में मरना मतलब समझ से बाहर है। इसको थोड़ा बहुत देखते रहा करो, क्योंकि इसमें एनडी और वो जो मैंने आपको एआई बताई है, ये 2 वैक्सीन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और आप उसमें ग्रुप बना सकते हो। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? सर जी जी सर जी रानीखेत की बीमारी का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है? इसकी वैक्सीन ही है बस। वैक्सीन अगर आपने नहीं करवाई तो देन इट कैन बी ओनली सॉल्यूशन इज वैक्सीन। शुरू के अंदर वो आंखों में कतरे डलते हैं, फिर 3-3 महीने बाद इसका एक बूस्टर डोज मिलती है, वो पानी में पिला के भी दे देते हैं, टीके भी लग जाते हैं। अगर नंबर ऑफ बर्ड्स ज्यादा हो फिर पानी में पिला दी जाती है, अगर 20-25 हो तो फिर उनको टीका लगा दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर वैसे पानी में मिला के होती है। सर जी उनकी वैक्सीन भी करते हैं, लेकिन एक ना मतलब होता है कि पहले एक मुर्गी, जैसे मुर्गियां सर जी मरती हैं, वो कैसे मरती हैं, बड़ी हो जाती हैं सर जी। पहले एक जो है सर जैसे बीमार होती है, उनको मोशन लग जाते हैं सर, छुप छुप के बैठना शुरू कर देती हैं। अ, कुछ खाती पीती नहीं है। उनकी वैक्सीनेशन भी की है, उनको देखो मैनेजमेंट में पैरामाइसिन मैं के सर आपको वो एक बड़ा कैप्सूल सा वगैरह वो भी छोटा सा शायद देते असूल हैं। बताऊं मैनेजमेंट में, कि जब कभी ऐसी आप चीज देखो ना
तो जिस मुर्गी को बीमारी लग रही है या वो सिम्टम शो कर रही है, इमीडिएटली सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फ्लॉक, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक को लगती है दूसरी को लग जाती है। तो जब भी कभी ऐसी बात आए ना, फौरन उसको अलग कर दिया। नहीं सर जी, ये जो अक्सर दफा ये बीमार ऐसे होती हैं कि मतलब बैठना शुरू कर देती हैं छुप छुप के एक दूसरे से, या फिर कुछ खाती पीती नहीं से, इसका क्या इलाज होता है? ये बीमारी क्या होती है इनको? नहीं, क्या इसमें सिम्टम क्या बताइए आपने? सही, बस मतलब ना कुछ खाती पीती भी नहीं है, मोशन वगैरह भी लग जाते हैं, और सर जी सबसे अहम बात ये छुप के बैठती हैं नहीं, वो सब ज्यादा आइसोलेशन में तो वो। बर्ड खौफ ज्यादा इतना डर जाता है, उसकी वजह से हो जाता है। अब ये फौरन ऐसे तो मैं नहीं बता सकता, या तो कोई वीडियो इशू तुम्हारे पास बनी हो तो फिर बंदा देख के बताता है कि इसको क्या हुआ, अदरवाइज ऐसा कोई होता नहीं है वैसे। चलें जी, टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़।